हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 क्या कब कहाँ और कैसे से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे, जो क्लास 6 के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, उपलब्ध पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातात्विक सामग्रियों से प्राप्त अतीत की जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी पुरातात्विक साक्ष्यों, सामग्रियों, पांडुलिपियों, अभिलेखों के आधार पर जिसकी जानकारी उपलब्ध की जाती है, जो ठोस हो, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता हो, उसे इतिहास कहते हैं। एक क्लास 6 की भाषा में ऐसे हम अगर देखें तो अतीत में घटित ऐसी घटनाएं जिसका लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, जिसे प्रमाणित किया जा सके, उसे इतिहास कहा जाता है। शुद्ध यह होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हमें अतीत के बारे में जानकारी ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर हस्तलिखित पुस्तकों से मिले हैं, जिन्हें पांडुलिपि कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल में ताड़पत्रों, भोजपत्रों आदि पर लिखी गई हस्तलिखित जो पुस्तकें हैं उसे पांडुलिपि कहा गया है। अब यह भोजपत्र जो होता है, ये भूज नामक पेड़ की छाल से बना होता है। भूज नामक पेड़ की छाल से बना जो है पत्र जो है भोजपत्र कहलाता है। ये पांडुलिपियां मंदिरों में या बिहारों में रखी जाती थी, जिसे लोग पढ़ते थे। पांडुलिपियों से जो है उस समय की, तत्कालीन समय की भाषा, रीति रिवाज, धर्म, रहन सहन, खान पान, कृषि, व्यापार, राजा के द्वारा किए गए युद्ध आदि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी जो है वह भी पांडुलिपियों के रूप में मिला है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पांडुलिपियों के रूप में मिला है, न कि आधुनिक पुस्तक के समान। बाद में जो है इसका संकलन किया गया और संकलन करके जो है इसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, कालिदास के द्वारा जो है रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से भी शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम भी क्या है, पांडुलिपियों के रूप में मिला है। तो पांडुलिपियों के रूप में जो है बहुत सारे जो वेद है, पुराण है, ये सभी जो है पांडुलिपियों के रूप में ही लिखे मिले थे। बाद में जो है 18वीं 19वीं सदी में जो है इन्हें लिपिबद्ध किया गया है। मतलब ये लिपिबद्ध तो था उस समय, मतलब इन्हें जो है पुस्तकों का रूप दिया गया 19वीं सदी के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिलेखों को का अर्थ जो है पत्थर अथवा सख्त तथा कठोर धातु की सतह पर लिखी गई बातें या लेख जो है अभिलेख कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं, तो पत्थर अथवा कोई भी कठोर धातु पर जो लिखी गई बातें हैं उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख अतीत को जानने का उत्तम साधन है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम साधन इसलिए है क्योंकि जो ताड़पत्र और भोजपत्र हैं उस पर जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं वे समाप्त हो सकती हैं, पांडुलिपियां खराब हो सकती हैं, लेकिन पत्थरों पर लिखे गए चीज बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, वो जल्दी मिटते नहीं हैं। ठीक है, अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, ध्यान दीजिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत जो है चित्र हो गए, प्राचीन समय के ईंट निर्मित जो है इमारतें हो गई, मूर्तियां हो गई, हथियार हो गए, औजार हो गए, बर्तन, आभूषण, ये जो है पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। उनकी बनावट के आधार पे उस समय का गणना किया जाता है और इसका अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अतीत को जानने में स्मारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मारक के भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है, जिससे देखता है, पता चलता है कि अतीत में क्या हुआ था। जैसे कि भवन जो है, महान नहीं, भवन होना चाहिए, ये महल होना चाहिए, महल नहीं, महल, मंदिर, किला, इमारत, भवन, कब्र से भी जो है तात्कालीन समय की स्थितियों का पता चलता है। प्रारंभिक जीवन शैली की जानकारी जो है पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा की आकृतियों से मिलती है। टेराकोटा पे जैसी जैसी आकृतियां मिली, टेराकोटा मिट्टी की बनी मूर्तियां जो है टेराकोटा कहलाती हैं। तो टेराकोटा की जो आकृतियां मिली हैं वो आकृतियों के आधार पर भी प्रारंभिक जीवन शैलियों का उल्लेख मिलता है। मतलब उससे जानकारी अनुभव की जाती है कि मतलब ऐसा हुआ होगा, उस समय में ऐसा रहा होगा। अब बात करते हैं तिथि, इतिहास में तिथि का महत्व। इतिहास में तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है, जिस पहले तिथियों का पता नहीं था। अलबरूनी जब भारत में आता है तब तिथियों की गणना की जाती है, तब से तिथियां जो है स्पष्ट लिखी जाती है, इससे पहले तिथि स्पष्ट नहीं होती थी।
तो ध्यान दीजिएगा, तिथियों का कब से अंत हुआ है और कब से स्टार्ट हुआ है, इसका कब से कब अंत होगा और कब से स्टार्टिंग है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जो है संपूर्ण विश्व में तिथि की गणना जो का समय जो है ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा के जन्म के पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बीसी कहा जाता है। बीसी की फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, जैसे 120 बीसी, 240 बीसी, 1750 बीसी, 1500 बीसी, ये सब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले का काल बीसी कहलाता है, जबकि ईसा के जन्म के बाद का काल को ईसवी कहते हैं। ईसवी को अंग्रेजी में जो है एडी कहा जाता है। एडी को जो है इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म कहते हैं एनो डोमिनी कहा जाता है। एनो डोमिनी जैसे 1920 ईस्वी, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 1920 एडी, 1820 एडी। अभी जो चल रहा है 2022 एडी चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसी और एडी के बीच का समय कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, बीसी तथा एडी के मध्य के वर्षों की गणना के लिए बीसी तथा एडी की तिथियों को जोड़ा जाता है। बीसी तथा एडी के मध्य वर्षों की गणना के लिए यानी कितना वर्ष हुआ, उसके लिए बीसी तथा एडी के मध्य तिथियों को जोड़ा जाता है। जैसे 210 बीसी पहले कोई समय कोई चीज़ मिला था, 180 एडी में से मतलब 180 एडी तक के बीच का कार्यकाल कितना समय का होगा। तो 220 बीसी और 180 एडी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 390, इसलिए क्या हो जाएगा 390 वर्ष उनके बीच का समय अंतराल है। ठीक है, जैसे आज से हम बात करें कि 2000 ईस्वी पूर्व पहले और आज 2022 है, तो कितना समय हो गया, तो वो लगभग 2000 ईस्वी पूर्व का जो समय मिला है, तो 2000 ईस्वी 2000 उधर इधर 2022, तो 4022 वर्ष पहले का वह चीज़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समय को निकालते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालों में बांटा गया है। 750 ईस्वी से पूर्व के काल को प्राचीन काल के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का समय 750 ईस्वी से पहले का काल माना गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के विकास, राज्य, नगर का विकास, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश आदि का उल्लेख मिलता है। इससे हिंदू धर्म, सभ्यता आदि के बारे में पता चलता है। इसे हिंदू इतिहास के रूप में भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है हिंदू धर्म का इतिहास इससे संबंधित है, या हिंदू धर्म की सभ्यता जो है इसमें पली बढ़ी थी। वही 750 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य का विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म, संस्कृति, कला आदि पर इस्लाम धर्म के प्रभाव, ईसाई तथा सिख धर्म के विकास का वर्णन मिलता है। तो मध्यकालीन भारत को जो है इस्लामिक संस्कृति के रूप में भी देखा जाता है। इस्लाम का काल भी देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का कैसे प्रभाव पड़ता है। इसका वर्णन 750 से लेकर 1757 तक यानी इस्लामिक काल यानी दिल्ली सल्तनत के काल, ये सब में मिलता है, यानी मध्यकालीन भारत में मिलता है इसका उल्लेख। 1757 से 1947 तक के काल को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा, आवागमन, संचार, राष्ट्रीयता, संवैधानिक उत्तरदायी सरकार, भारत की आज़ादी, संविधान का निर्माण आदि की जानकारियाँ मिलती है। और कुछ इतिहासकार जो है इसे आधुनिक काल को अंग्रेज़ों के काल के रूप में भी जानते हैं। देखिए, प्रारंभिक काल में जो मनुष्य है यायावर या खानाबदोश जनजाति के रूप में, खानाबदोश के रूप में जीवन व्यतीत करता था। वे मूलतः खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। वे सिर्फ भोजन की तलाश में इधर उधर घुमा करता था। ठीक है, भोजन संग्रह के रूप में इधर उधर भटकता था। इसका प्रमाण जो है नर्मदा नदी घाटी में मिला है। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मतलब कि ये प्रारंभिक समय मनुष्य कहाँ रहते थे, तो नदियों के किनारे और जंगलों में रहा करते थे। इनकी जो जानकारी है मुख्य रूप से उनकी औजार, उपकरण और हड्डियों से मिले हैं। इसे जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी में जो है लोगों द्वारा गेहूं और जौ उपजाने के प्रमाण मिले हैं। यही जो है किरथर पहाड़ी के आसपास का ही क्षेत्र है जो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये जो है उसी क्षेत्र में मिलता है। ये किरथर और सुलेमान पहाड़ी के क्षेत्र के आसपास का ही है क्षेत्र है। यही पहाड़ियों से जो है भारत और को पाकिस्तान पश्चिमी एशिया से अलग करती है। ये पहाड़ियाँ जो हैं सुलेमान और किरथर पश्चिमी एशिया से अलग करती हैं।
इन्हीं पहाड़ियों के रास्ते जो है पश्चिम एशिया से लोग भारत आए थे, और भारत में सभ्यता का विकास भी ज़्यादातर जो है पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही देखने को मिला है प्रारंभिक समय में। अब बात करते हैं सबसे पहले चावल की खेती का प्रमाण जो है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में मिला है। ऐसे चावल की खेती का प्रथम प्रमाण जो है ऐसे पुराने खोजों के अनुसार कोल्डेवा में मिला है। उसके बाद जो है नए खोजों के अनुसार लहुरा देव में मिला है। ये जो है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र का ही यह हिस्सा है जहाँ से सबसे प्राचीन चावल की खेती का प्रमाण मिला है। कृषि के विकास ने जो है नगरों को जन्म देता है, क्योंकि इससे पहले लोग जो है यायावर थे। कृषि का जब खोज हो गया, कृषि जब करने लगे, लोग धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगे, रहने लगे, बसने लगे, और धीरे धीरे फिर वे नगर का निर्माण हुआ। उत्तर भारत में अनेक नगरों का विकास देखने को मिलता है कृषि के बाद। आरंभिक नगरीय सभ्यता का प्रमाण जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में मिलता है। सिंधु घाटी क्षेत्र के बाद जो है यह गंगा नदी घाटी क्षेत्र में भी प्रमाण इसका मिलता है। अब बात करते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इस पर बात करते हैं। तो ऋग्वेद में भरत कबीले का उल्लेख है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, इसका कोई अलग अलग तर्क है लोगों का, बहुत ये मान सब सर्वमान यही है ज़्यादातर। अंग्रेजी में हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस या इंदोस नाम दिया था, और सिंधु के पूर्व में बसे क्षेत्र को इंडिया नाम दिया था। यह यूनानियों के दिन थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे क्या दिया, इंडिया कहा। और आज भी हम लोग इंडिया कहते हैं, तो इसलिए भारत को हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 2 हमारा समाप्त हुआ। चैप्टर 3 पे जो है आरंभिक समाज यानी मनुष्य कैसे बढ़ा, कैसे मतलब पाषाण काल वगैरह ये सब के बारे में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित चीज़ें देखेंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने जो है हमारा इतिहास या इसके बारे में हम लोग देखे थे, तो अगर जो व्यक्ति नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा हमारा अतीत को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति कृपया चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।